हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। चैप्टर का नाम है सोलर रेडिएशन, हीट बजट एंड टेम्परेचर। ठीक है, चैप्टर 9, क्लास 11, ज्योग्राफी एनसीईआरटी। अब देखो, टॉपिक में ही लिखा है सोलर रेडिएशन के बारे में हमने पढ़ लिया। सोलर रेडिएशन से जितनी चीज़ें रिलेटेड थी वो हम पढ़ चुके हैं। हीट बजट हम पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर टेम्परेचर का जो होता है, अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर आता है, ठीक है, इंसोलेशन आती है। तो इंसोलेशन सब जगह बराबर तो आती नहीं है, कहीं पे कम आती है, कहीं पे ज़्यादा आती है। तो टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर अर्थ पे किसी जगह कितना होगा, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लिया हमने। लेकिन अब पैटर्न क्या है उस डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी तो हमें पढ़ना है ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न जो है कि के बारे में आज की क्लास है। क्या बोल रहा है कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैन वेल बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी एंड जुलाई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसने बोला जनवरी और जुलाई में। क्या कह रहा है कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेम्परेचर का, उसके बारे में अगर हमें समझना है तो हमें यह समझना होगा कि किसी भी जगह पे, जगह का जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। इक्वेटर एक लैटिट्यूड है 0 डिग्री, उसके बाद 1 2 3 4 90 तक नॉर्थ में और 90 तक ही साउथ में। ये तो आपको पता ही होगा, बच्चों वाली बात है, 6 7 8 में आपने पढ़ा होगा। तो किसी भी लैटिट्यूड पे, सपोज कीजिए इक्वेटर पे ही देख लीजिए या 20 डिग्री पे देख लेते हैं, एक लैटिट्यूड है। जनवरी में यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है और जुलाई में यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, अगर इसको हम नोटिस करें तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। अब ये यहाँ पे बात आई कि ये जनवरी और जुलाई के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है, क्यों ये ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हमें पता होगा जनवरी में होता है विंटर सोलिस्टिस और जुलाई में होता है समर सोलिस्टिस। मतलब अगर ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे सन की फुल इंसोलेशन होती है, 100% इंसोलेशन। लेकिन क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, और जब वो अर्थ टिल्टेड है और उसी वे में जब सन के दूसरी तरफ घूमती है, तो इस तरीके का एंगल बनता है कि जनवरी में इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मैक्सिमम इंसोलेशन होती है और जुलाई में इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मैक्सिमम इंसोलेशन होती है। समझ आ रहे हैं? मानसून पढ़ेंगे, मानसून में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ेंगे तो ये सब चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। ये आपने आज तक पहले पढ़ चुके हैं, विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस। तो कह रहा है कि विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस जनवरी और जुलाई में हम अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लें तो हमें काफी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, इस चैप्टर, इस टॉपिक में 2 3 चीजें हैं समझने वाली, कंसेप्चुअल, बाकी सब फैक्ट्स हैं। बाकी तो फिर बताएगा कि किस लैटिट्यूड पे कौन सा महीने में कितना टेम्परेचर रहता है, वो आपको याद करना है। बस 2 3 चीजें हैं। 2 3 चीजें समझने वाली क्या है? पहली तो यही होगी, जनवरी और जुलाई वाली। आ गया समझ? दूसरी, टेम्प आइसोथर्म्स क्या होते हैं? आइसोथर्म्स क्या होते हैं? क्या कह रहा है? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली शोन ऑन मैप विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म्स। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमने बता दिया, ठीक है, मैप पे हमने शो कर दिया। कैसे करेंगे, वो करने का मैकेनिज्म क्या है? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मैप पे शो करने का जो मैकेनिज्म है उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसिंग हैविंग इक्वल टेम्परेचर। मतलब अगर सपोज कीजिए अर्थ पे इस जगह पे, इस कोने से लेके इस कोने तक टेम्परेचर लगभग मोर और लेस सेम रहता है, एवरेज 10 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम आइसोथर्म बोलेंगे। अभी आगे पढ़ाऊंगा, फिगर में बताऊंगा और अच्छे समझ आएगा आपको। फिगर 9.4 ए एंड बी शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस ऑफ टेम्परेचर इन दी मंथ ऑफ जुलाई जनवरी। फिगर 9.1 ए और बी है, वो तुम्हें पढ़ना ही है, अच्छे से एनालाइज करना ही है। यहां तक आपको आइसोथर्म समझ आ गया? क्या बोल रहा है? सपोज कीजिए ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है। तो यहाँ पे इंसोलेशन तो पूरी अर्थ पे बराबर ही पड़ेगी और मैक्सिमम पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसोलेशन बराबर पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर रीजनल एस्पेक्ट्स को छोड़ दें तो इस लैटिट्यूड पे मोर और लेस पूरे वर्ल्ड में इस लैटिट्यूड पे एक जैसा ही टेम्परेचर मिलेगा हमें। तो अगर उस एक जैसा टेम्परेचर जो हमें मिल रहा है उस लाइन को हम जोड़ दें यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम आइसोथर्म बोलेंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आइसोथर्म के बारे में पढ़ लिया। आगे क्या कह रहा है? इन जनरल द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस्ड ऑन द मैप एज द आइसोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड। क्या कह रहा है कि जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है किसी जगह के लैटिट्यूड पे। यहाँ क्या बोला, छोड़ो उसको, ठीक है। आइसोथर्म जनरली लैटिट्यूड के पैरेलल होते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, लैटिट्यूड है, और यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 5 डिग्री है। तो पूरी अर्थ पे चारों तरफ यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर लैटिट्यूड पे अगर 5 डिग्री इसका एवरेज है तो जनरली 5 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। लोकल एस्पेक्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। सपोज कीजिए यहाँ पे एक माउंटेन चेन आ गई, कोई आ गई, तो उस जगह पे एक टेम्परेचर, उस जगह पे थोड़ा देर टेम्परेचर घट जाएगा क्योंकि ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन वो लोकल एस्पेक्ट है, रीजनल एस्पेक्ट है, उसका जो होगा पूरे उस पर लैटिट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा। वो उस जगह के लिए होगा, थोड़ा बहुत डेविएशन होगा, उतना ज्यादा नेग्लिजिबल होता है। अभी अभी के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि आइसोथर्म्स जो होते हैं वो लैटिट्यूड के पैरेलल होते हैं। जो लैटिट्यूड होता है जनरली उस पर जो टेम्परेचर होता है पूरे लैटिट्यूड पे अर्थ पे वो सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि इंसोलेशन तो पूरे लैटिट्यूड पे बराबर ही पड़ेगी ना, एक जैसी। समझ रहे हो ना? पिछली क्लास में बताया था, मैंने पहले समझा चुका हूं। द डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी देन इन जुलाई, स्पेशली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब मैंने क्या बताया था, इस टॉपिक में 2-3 कंसेप्ट हैं, बाकी सब फैक्ट्स हैं। वो 2-3 कंसेप्ट में एक तो आइसोथर्म समझाई दिया आपको, जनवरी जुलाई का किस्सा समझाई दिया आपको। एक और चीज आ रही है, क्या कह रहा है कि ये जो डेविएशन है, जनवरी जुलाई में डेविएशन होती है, ठीक है, लेकिन जनवरी जुलाई में भी डेविएशन जनवरी में ज्यादा है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है एनएच, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और उसमें भी जनवरी में ज्यादा है। ऐसा क्यों? अगली लाइन पढ़ते हैं पहले। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लैंड सरफेस इज मच लार्जर देन इन सदर्न हेमिस्फीयर, एसएच सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड सरफेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए, ये हमारा मैप है, ये अपर हाफ है, लोअर हाफ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा से माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि आधे से ऊपर लैंड ज्यादा है, ओशन कम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और आधे से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ज्यादा है और लैंड कम है। मैं पहले बता चुका हूं कि जब लैंड ज्यादा होगी तो टेम्परेचर डेविएशन भी ज्यादा होगी एक ही लैटिट्यूड पे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होगा, पानी जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता। सपोज कीजिए इस जगह का टेम्परेचर 10 होना चाहिए, लेकिन पानी की वजह से टेम्परेचर 8 है। आगे बढ़े, लैंड आ गई, अब इस जगह का टेम्परेचर 10 होना चाहिए, अभी बताया, लेकिन क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो गई तो इस जगह का टेम्परेचर 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 10 कहां पे होगा? थोड़ा सा नीचे उस पर्टिकुलर आइसोथर्म से। तो क्या होगा, आइसोथर्म नीचे चला जाएगा। जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। जैसे जैसे फिर दोबारा ओशन में पास आएगा, फिर आइसोथर्म उठने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब फिर 8 होना है, तो ओशन आ गया तो फिर दोबारा टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाएगा। समझ लो? फिर दोबारा क्या होगा, लैंड आ गई, फिर दोबारा लैंड गर्म या ठंडी होगी, गर्म या ठंडी दोनों ही। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब लैंड और अगर लैंड गर्म हो रही है तो सी ठंडा उस टाइम पे, अगर सी गर्म हो रहा है तो लैंड उस टाइम पे ठंडी है। समझ रहे हो? ये मैं पहले बता चुका हूं। तो क्या कह रहा है ये, जुलाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लैंड सरफेस इज मच लार्जर देन साउथर्न हेमिस्फीयर। अब क्या कह रहा है, लैंड वाला तो मैंने समझा दिया आपको, अभी जुलाई वाला किस्सा भी बाकी है। ये जनवरी वाला, जनवरी में डेविएशन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डेविएशन ज्यादा कहां होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न में तो ज्यादा होगी नहीं, साउदर्न में तो ज्यादातर ओशन है, ओशन में ज्यादा डेविएशन होती नहीं है। ऑब्वियसली बात है नॉर्दर्न में ही होगी, और नॉर्दर्न में कब होगी, जब सन जो होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो यहां पे एकदम से टेम्परेचर गिरेगा, डेविएशन होगी जनवरी में। जुलाई में सन यहां पे है,
सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैंड और ओशन लैंड इतना ज्यादा नहीं, ओशन ज्यादा, तो डेविएशन वैसे ही कम होगी, ठीक है। ये समझ आ गया, जितना समझ आ जाए उतना ठीक है, बाकी जीएस में अच्छा समझाऊंगा, कोई ज्यादा वो बात नहीं। Hence the effects of land mass and ocean currents are well pronounced. तो लैंड मास और ओशन करंट्स का जो इफेक्ट्स है वो तो समझ ही गए होंगे आप। जब ओशन होता है, ओशन का जो एरिया होता है वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मतलब जो जनरल उस लैटिट्यूड का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा अलग नहीं होता। लैंड जैसी आएगी तो टेम्परेचर डेविएट होने लगता है। समझ आ गया, ओशन पे टेम्परेचर अलग होगा, लैंड पे टेम्परेचर अलग होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने सीख लिया, देख लिया कि लैंड का और ओशन का इंपैक्ट पड़ता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे पड़ रहा है, जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं अभी। इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ। आइसोथर्म्स डेविएट होते हैं लैंड पे और ओशन पे अपने जो जनरल ट्रेंड है उससे, ठीक है। जो जनरल ट्रेंड है उसका जो लैटिट्यूड के हिसाब से, मान लीजिए एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे 10 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या होगा, 10 तो रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ओशन पे जाएंगे, अगर कोई लैटिट्यूड ओशन से पास कर रहा है तो उस पे टेम्परेचर डेविएट होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। जनवरी की बात करें तो इसमें बोल रहा है जनवरी में ओशन पे टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लैंड में जनवरी में लैंड में कौन पे टेम्परेचर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो घट जाता है, डेविएशन होती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ। जनवरी में आइसोथर्म्स जो है वो नॉर्थ की तरफ डाइवेट करते हैं ओवर द ओशन। ओशन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसोथर्म जो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। सपोज कीजिए ये हमारा आइसो एक लैटिट्यूड है, यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हमारा ओशन आ गया इधर, ठीक है। ओशन आ गया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर लेकिन ज्यादा है ओशन की वजह से। यहाँ पे इस रीजन में, इतने रीजन में 15 है, तो पोल्स की तरफ घट रहा है, ऊपर की तरफ घट रहा है ना। ऊपर की ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर की तरफ तो नहीं घटेगा ना, इक्वेटर की तरफ तो ज्यादा ही होगा क्योंकि इंसुलेशन इक्वेटर पर और ज्यादा हो रही है, पोल पे इंसुलेशन कम है, तो इसका मतलब 10 डिग्री ऊपर जाएगा, 10 डिग्री ऊपर के कहीं होगा, तो टेम्परेचर जो ओशन पे वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। यहाँ 10 होगा और 10 10 10 10 इस रीजन में 10 है। लैंड पे आने के बाद फिर और घट जाएगा एवरेज से, बताऊंगा अभी। तो ये तो समझ आ गया कि ओशन में जो टेम्परेचर डेविएट हो जाता है ऊपर नॉर्थ की तरफ चला जाएगा आइसोथर्म, टेम्परेचर बढ़ता है टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट पे क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 से कम है, एवरेज जो 10 मान के चल रहे हैं हम उससे कम है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है पोल की तरफ तो नहीं बढ़ेगा, पोल की तरफ तो और कमी होने वाली है इंसुलेशन, इक्वेटर की तरफ बढ़ेगी तो 10 जो होगा वो नीचे कहीं होगा। अब फिर दोबारा ऑप्शन आएगा, अगर आया तो फिर दोबारा बढ़ जाएगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से चलता है, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। दिस कैन बी सीन इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये जो पैटर्न है हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये पहले क्या होगा, देखो समझो सीक्वेंस, पहले अमेरिका है, फिर अटलांटिक ओशन है, फिर उसके बाद यूरोप है। तो अमेरिका में जैसे ही आएंगे टेम्परेचर जो जनरल ट्रेंड से नीचे जा रहा है जनवरी में, ये जनवरी का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो नीचे आ रहा है, कॉन्टिनेंट्स पे आइसोथर्म्स नीचे आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। फिर जैसे ही ओशन आ जा रहा है फिर दोबारा ऊपर बढ़ने लग रहे हैं टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्म नॉर्थ की तरफ डेविएट कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ओशन पे। फिर यूरोप आते ही फिर दोबारा घट जाएगा, है ना। यही ये यहाँ पे बोल रहा है द प्रेजेंस, एक रीजन और है ओशन में टेम्परेचर बढ़ने का, क्या बोला इसने, द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वार्म ओशन करंट्स आके गिरते हैं, तो उस वजह से वार्म पानी गर्म हो जाता है तो ऊपर की हवा का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। कौन कौन से करंट्स बता रहे हैं यहाँ पे, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, याद रखने, आगे पढ़ेंगे जब हम ओशन पढ़ेंगे, ठीक है। मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन वार्मर, इनकी वजह से नॉर्थ अटलांटिक ओशन और गर्म हो जाता है। एंड आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और इस वजह से क्या होगा, आइसोथर्म्स नॉर्थ की तरफ बेंड करने लगते हैं। समझ आ गया। ओवर द लैंड, लैंड पे क्या हो रहा है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर कम हो रहा है शार्पली, एकदम से ज्यादा, ठीक है। एंड आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स साउथ इन यूरोप, और फिर यूरोप पे जब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में तो ऊपर चला गया,
नॉर्थ अटलांटिक ओशन क्रॉस का, यूरोप आया, फिर दोबारा नीचे साफ एकदम से, फिर दोबारा लैंड पे क्या होगा, टेम्परेचर शार्पली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो जो हमारा आइसोथर्म है वो साउथ की तरफ डेविएट हो जाएगा। ये समझ आ गया, जनवरी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ट्रेंड हमने पढ़ लिया, क्या कैसे डेविएशन होती है जनवरी में, वो हमने देख लिया। अब ये साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बता रहा है, क्या कह रहा है, द अफेक्ट ऑफ ओशन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में ओशन का जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब डेविएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादातर ओशन ही है, लैंड बीच में कहीं कहीं है तो बहुत कम डेविएशन होती है। Here the isotherms are more or less parallel to the latitude, क्योंकि ओशन का इम्पैक्ट ज़्यादा है, लैंड नहीं है, या तो खाली लैंड हो या खाली ओशन हो, तो क्या होगा, तो आइसोथर्म्स लैटिट्यूड के पैरेलल हो जाएंगे। अगर पैचेज में आता है, कहीं लैंड आ रहा है कहीं ओशन आ रहा है, तो क्या होगा, आइसोथर्म ऊपर नीचे डाइवर्ट करने लगते हैं। कैसे करेंगे, जब बढ़ेगा तो नॉर्थ की तरफ करेंगे, जब घटेगा तो साउथ की तरफ करेंगे, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ओशन में बढ़ता है तो नॉर्थ की तरफ करेंगे जनवरी में, और ओशन लैंड पे घटेगा तो साउथ की तरफ करते हैं, बता दिया। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में डेविएशन बहुत ज्यादा नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ ओशंस। Here the isotherms are more or less parallel to the latitude. यहाँ पे isotherms लगभग लगभग latitude के parallel है। And variation in the temperature is more gradual than in northern hemisphere. Northern hemisphere में क्या होता था, टेम्परेचर में एकदम से बदलाव आता था, लैंड से ओशन गए एकदम से नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट कर गया आइसोथर्म। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर हो भी रहा है तो बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है, और फिर दोबारा कम हो जा रहा है, फिर ओशन आ जा रहा है उतनी देर में, है ना। द आइसोथर्म, ये अभी एग्जांपल दिया है कि 20 डिग्री का जो आइसोथर्म है, 10 डिग्री का जो आइसोथर्म है, 0 डिग्री का आइसोथर्म है, वो पैरेलल चलता है 35, 20 डिग्री का 35 डिग्री साउथ जो है लैटिट्यूड, उसके पैरेलल चलेगा। 10 डिग्री का 45 साउथ डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पैरेलल चलेगा, और 0 डिग्री का 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे चलेगा। ये इसने एग्जांपल दिया। ठीक है, तो सेकंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसका भी आपको ट्रेंड समझ आ गया, वहां पे बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है किस लैटिट्यूड पे जनरल कितना टेम्परेचर रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न का उसमें दिया हुआ पैराग्राफ में, वो मैंने पढ़ाया नहीं है, आपको देख लेना, एक बार अपने हिसाब से देख लेना, उनको याद कर लेना, क्योंकि जब आगे जब हम क्लाइमेट में और चीजें पढ़ेंगे, ओशन पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे वो चीजें काम आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी के बारे में हमने पढ़ लिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, सदर्न हेमिस्फीयर का ट्रेंड भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया कि इवन इन जनवरी सदर्न हेमिस्फीयर में डेविएशन नहीं होती है, बहुत कम होती है। उसी तरीके से जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में कम होती है, उसी तरीके से जनवरी में डेविएशन ज्यादा होती है, जुलाई में कम होती है। इन जुलाई द आइसोथर्म्स जनरली रन पैरेलल टू द लैटिट्यूड, जुलाई में पैरेलल टू द लैटिट्यूड ही रन करते हैं आइसोथर्म्स, बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करते। द इक्वेटोरियल ओशन रिकॉर्ड वार्मर टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री। इक्वेटोरियल रीजन जो है ओशन के, उन पे वहां पे कितना टेम्परेचर मिलता है जनरली, 27 से ज्यादा वहां पे वार्मर टेम्परेचर मिलता है। ये एग्जांपल दे रहा है, ये आपको याद रखने हैं, आगे काम आएंगे जब हम क्लाइमेट के दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम क्या पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, तब भी काम आएंगे। ओशन में भी तो करंट्स होते हैं, उनके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। लैंड में क्या है, 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है, कहां पे, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन ऑफ एशिया। एशिया के जो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन हैं, वहां पे 30 से ज्यादा टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर में आ जाता है। समझ आया। एक और एग्जांपल क्या कर रहा है, 40 डिग्री नॉर्थ जो हमारा है, वहां पे क्या होता है, द आइसोथर्म ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड का आइसोथर्म चलता है जुलाई में। और अलोंग द 40 डिग्री साउथ कितना चलेगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, वहां भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही चल रहा है। समझ गए, समझ आ गया ये आपको, समझ आ गया। एक छोटी चीज और बचती है, कॉन्टिनेंटैलिटी के बारे में बता रहा है, वो और पढ़ लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं क्या होती है।
हमने जनवरी और जुलाई दोनों का डेविएशन देख लिया, नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में देख लिया। अब कर रहे हैं इनकी कंपैरिजन। जब कंपैरिजन करते हैं तो क्या कह रहा है, 9.4 ए में बताया है और बी में बताया। अब कह रहा है 9.5 फिगर जो वो देखिए एनसीईआरटी में, शोज द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन जनवरी एंड जुलाई। किसी भी रीजन पे टेम्परेचर डेविएशन कितना होता है जनवरी और जुलाई में, वो डिफरेंस बताया हुआ है। ये देखो, ये लिखा है, समझ रहा है। यहाँ पे बीच में देखो 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 60 डिग्री तक का डेविएशन हो जाता है जनवरी और जुलाई में। क्या कह रहा है, द हाइएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट। ये देखो यूरेशियन कॉन्टिनेंट का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला हमारा यूरेशियन कॉन्टिनेंट है, इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये वाला है हमारा। यहाँ पे कितनी डेविएशन, 60 डिग्री। मतलब जुलाई में जितना टेम्परेचर रहता है उससे 60 डिग्री कम रहता है जनवरी में, या जनवरी में जितना टेम्परेचर रहता है उससे 60 डिग्री ज्यादा जुलाई में रहता है। समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी। ये रीजन समुद्र से बहुत दूर है, इधर से जो होता है कॉन्टिनेंट का इम्पैक्ट नहीं आ पाता। जो रीजन समुद्र से जितना दूर होगा, समुद्र मान लीजिए समुद्र है, ये हमारा सी है, इधर से वेव्स चलेंगी, मॉडरेट कर देंगी इसको। अब कोई रीजन यहाँ पे है तो यहाँ तक तो मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं पहुंच पा रहा, वो मॉडरेटिंग इफेक्ट मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा नॉर्दर्न इंडिया। गाना सुना होगा आपने, दिल्ली की सर्दी, है ना। दिल्ली में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। दिल्ली से मेरा मतलब नॉर्दर्न इंडिया का जो रीजन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है। आगे क्या कह रहा है, द लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर 3 डिग्री इज फाउंड बिटवीन 20 डिग्री एंड 15 डिग्री। क्यों? एक तो सदर्न हेमिस्फेयर है, ओशन है, और इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन है। इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल के बीच का रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन पे भी टेम्परेचर डेविएशन ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। उसमें भी क्या है, ओशन ज़्यादा है, समुद्र ज़्यादा है। साउथ में बता रहा है ना, 20 और 15 डिग्री साउथ के बीच में। यहाँ पे कितनी होती है टेम्परेचर डेविएशन, 3। मतलब जुलाई में जितना है जनवरी में भी उतना ही रहेगा, मैक्सिमम 3 डिग्री कम रहेगा। समझ आ गया? ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारा एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नहीं पढ़ेंगे तो क्लाइमेट पढ़ना ही बेकार है, कुछ समझ नहीं आया समझो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में होगी। तब तक आपको ये वीडियो बार बार देखनी है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।